हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने टर्म 2 का सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखा होगा तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है। तो इम्पॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में से ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को। आ जाइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या। देखो, आप लोगों को पता है कि एक कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसको स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। तो उस कैपिटल को अरेंज करने के लिए आपके पास दो सोर्सेज होती हैं। दो सोर्सेज कौन सी? एक ओनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड्स। ठीक है, ओनर्स फंड क्या है? या तो आप खुद का पैसा लगाओगे, यानी कि जो प्रमोटर हैं वो खुद इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। आपके पास कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, आप उन्हें इन्वेस्ट करोगे। आप शेयर्स इशू करके पैसा रेज कर सकते हो, वो क्या है? ओनर्स फंड। ठीक है, वो शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के ओनर्स ही तो कहलाते हैं। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है। या फिर आप डेट लोगे, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो। वो किस में आता है? डेट में, बोरोड फंड्स में। ठीक है, तो एक जो कंपनी होती है उसकी टोटल कैपिटल में कुछ प्रपोर्शन इक्विटी का होता है, यानी कि ओनर्स का होता है, और कुछ प्रपोर्शन बोरोड फंड्स का होता है, डेट का होता है। इसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होती जिसमें 100% ओनर का पैसा लगाओ या फिर 100% उसमें डेट हो। एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है डेट टू इक्विटी रेशो इन अकाउंटिंग रेशोज, सॉल्वेंसी रेशो में पढ़ा आपने डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो क्या था कि आपकी टोटल कैपिटल में कितना इक्विटी और कितना डेट है। ठीक है, तो वही क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर? ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डेट और इक्विटी की, तो देखो इक्विटी कहीं ना कहीं बहुत कॉस्टलियर है। कॉस्टलियर क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होती हैं। कि अगर आप शेयर्स इशू कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस बनवाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, ब्रोकर हायर करना है तो उसको ब्रोकरेज देना है, कमीशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। ठीक है, डेट में एज सच कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, तो वो बहुत चीपर सोर्स है। ओके, रिस्क देखें अगर, तो जो शेयर्स हैं इक्विटी, वहाँ पे रिस्क कम है। रिस्क कम क्यों है? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आप उन्हें रिटर्न में डिविडेंड देते हो। और किसी भी कंपनी के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि उनको डिविडेंड देना ही है। अगर आपकी कंपनी अच्छा कमा रही है तो अच्छा डिविडेंड दोगे, नहीं कमा रही तो मत दो डिविडेंड, कोई भी कंपल्शन नहीं है। ठीक है, बट डेट के केस में अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, चाहे आपकी जो कंपनी है वो लॉसेज में क्यों ना चली जाए। इंटरेस्ट फिक्स चार्ज है, वो देना ही देना है। ठीक है, तो वो बहुत रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद आती है एक मेन बात कि एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो देखो, एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर वही होगा जो कि आपके शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करे। ऐसा कैसे होगा कि देखो, जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और उनके बदले उन्हें शेयर्स मिलते हैं। अब जब एक कंपनी ग्रो करेगी, अच्छा काम करेगी तो वो प्रॉफिट अर्न करेगी। अब अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वो डिविडेंड भी ज़्यादा डिक्लेयर करेगी, जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या है कि आपके टोटल कैपिटल में डेट का कितना प्रपोर्शन है, वो होता है फाइनेंशियल लेवरेज। यानी कि आपको यहाँ पे इक्विटी को इग्नोर करना है, बस हमें देखना है कि डेट कितना है। ठीक है, और फाइनेंशियल लेवरेज को ही हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आएगा ही, आपको पूरा एग्जाम्पल अच्छे से समझाना होगा, तो वही हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या है कि टोटल कैपिटल में डेट का क्या प्रपोर्शन है। ओके, अच्छा, अब ऐसा होता है कि देखो, अगर हम अपनी टोटल कैपिटल में डेट को इंक्रीज करते हैं तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आप लोगों को, बट एक रफ आइडिया देती हूँ कैसे। देखो, अगर हम डेट रेज करते हैं, पैसा अगर हम लोग डेट्स के थ्रू रेज करते हैं, बैंक से लोन लो या फिर आप डिबेंचर्स इशू करो, तो जब आप डेट फाइनेंसिंग करते हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होगा, और इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। अगर आप अपना एक्सपेंस बढ़ाओगे तो आपका प्रॉफिट कम आएगा। प्रॉफिट अगर कम आएगा तो आपकी इनकम भी कम आएगी। अब जब इनकम कम है तो आपको इनकम टैक्स भी कम देना होगा, जहां से आप बहुत सारा टैक्स सेव कर पाओगे। ठीक है, अब जब वो आपने टैक्स सेव किया है, क्या आप उसी से डिविडेंड दोगे अपने शेयर होल्डर्स को? बिल्कुल दोगे। तो उनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी। जितना टैक्स आप सेव करोगे उतना ही तो डिविडेंड दोगे ज़्यादा, तो इससे क्या होगा? शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, ये कब होगा? अगर आप डेट को इंक्लूड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि आपका जो रिटर्न है, जो आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमा रहे हो, वो ज़्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, कि अगर आप कमा रहे हो 10% और आपको इंटरेस्ट देना है 8%, तो अच्छा है। अगर आप डेट इंक्लूड करोगे तो वेल्थ बढ़ेगी। बट अगर रिवर्स है कि आप कमा रहे हो, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 8% और आपको इंटरेस्ट देना है 10%, तो इस केस में डेट को इंक्लूड करना फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, पूरा अच्छे से डिस्कस करते हैं। आ जाओ।
तो हम देखते हैं ट्रेडिंग और इक्विटी का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। हमें 3 केसेस लेके चलने हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है। टोटल कैपिटल आपको गिवन है 30 लाख, EBIT 4 लाख। EBIT क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है। इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले आपके पास क्या प्रॉफिट था? दैट इज़ 4 लाख। तीनों केसेस में सेम है। इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, यानी कि अगर आप डेट से पैसा रेज करते हो तो आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, और टैक्स रेट है 30% पर एनम। ठीक है। डेट की बात करें तो केस नंबर 1 में आपने डेट से पैसा रेज ही नहीं किया, यानी कि यहाँ पे जो टोटल कैपिटल है 30 लाख की, वो कम्प्लीटली आपने इक्विटी से रेज की है। केस नंबर 2 में 10 लाख डेट से रेज किया है। केस नंबर 3 में 20 लाख डेट से रेज किया है। यानी कि अगर हम केस नंबर 1 में इक्विटी की बात करें तो इधर आपने सारा, जब डेट आपने यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया, तो 30 लाख कम्प्लीटली आपने इक्विटी से रेज किया है। ठीक है। देन केस नंबर 2 में 10 लाख डेट का है, तो इक्विटी कितना हुआ? 20 लाख, यानी कि 30 लाख माइनस 10 लाख विल बी 20 लाख। एंड इन केस 3 20 लाख आपने डेट से रेज किया है, तो 10 लाख कहाँ से आया? इक्विटी से। ठीक है, क्लियर। अब समझते हैं इसका कंप्लीट प्रोसेस। सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। सबसे पहले आपको करना होता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो कि आपको गिवन है 4 लाख एंड 4 लाख। ठीक है। फिर आप इसमें से माइनस करते हो इंटरेस्ट इधर नील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस में आपने डेट से पैसा रेज ही नहीं किया। ठीक है। अगर हमने डेट ही यूज़ नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। सेकंड केस में आपने डेट से पैसा रेज किया था 10 लाख, तो 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख। एंड इन थर्ड केस डेट से पैसा रेज हुआ है 20 लाख का 10% विल बी 2 लाख। ठीक है। अब जब आप इन्हें माइनस करोगे, EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे, तो आपके पास आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज EBT। तो 4 लाख माइनस नील विल बी 4 लाख, 4 लाख माइनस 1 लाख विल बी 3 लाख, एंड 4 लाख माइनस 2 लाख विल बी 2 लाख। इतना हो गया। अब देखो, आप यहीं से देख सकते हो कि केस नंबर 3 में हमने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया है, तो आपका EBT सबसे कम आया है। ठीक है। अब आप टैक्स दोगे, टैक्स कितना है हमारे पास? 30%। तो 4 लाख का 30% विल बी 1,20,000, 3 लाख का 30% विल बी 90,000, एंड 2 लाख का 30% विल बी 60,000। ठीक है। तो यानी कि केस नंबर 3 में हमने सबसे ज़्यादा पैसा डेट से रेज किया था, तो हमने इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा दिया। इंटरेस्ट ज़्यादा दिया तो आपका प्रॉफिट भी सबसे कम आया तीनों केसेस में। और जब आपका अर्निंग कम आया है, प्रॉफिट कम आया है, तो आपने टैक्स भी कम दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 30,000 आपने टैक्स सेव किया है। ठीक है। ये हो गया। फिर आप निकालते हो अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? EBT माइनस टैक्स। टैक्स कितना था? 30%, इंटरेस्ट था 10%। ठीक है। अब आप निकालोगे EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। 4 लाख माइनस 1 लाख विल बी 2,80,000, 3 लाख माइनस 90,000 will be 2,10,000, and 2 लाख माइनस 60,000 will be 1,40,000। ओके, क्लियर। अब आपको निकालना होता है अर्निंग पर शेयर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस केस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, वहाँ पे अर्निंग आफ्टर टैक्स सबसे कम आई है। ठीक है। बट इस केस में, केस नंबर 3 में, हमारे पास शेयर होल्डर्स भी सबसे कम हैं। देखो, यहाँ पे आपने इक्विटी से रेज किया था 30 लाख, इसमें 20 लाख, यहाँ पे 10 लाख। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी सबसे कम है, तो जो अर्निंग पर शेयर है, EPS है, वो इंक्रीज होगा। EPS कैसे निकलता है? EPS का फॉर्मूला होता है EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स आप एज्यूम कर सकते हो कि एक शेयर 10 रुपीज़ ईच का है। ठीक है। तो अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो 30 लाख आपने इक्विटी से रेज किया है, तो यहाँ पे शेयर्स होंगे 3 लाख। 30 लाख अपॉन 10 विल बी 3 लाख। इस केस में 20 लाख आपने इक्विटी से रेज किया है, तो 20 लाख अपॉन 10 विल बी 2 लाख। एंड थर्ड केस में 10 लाख आपने इक्विटी से रेज किया है, तो 10 लाख अपॉन 10 विल बी 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स ये हो गया। ठीक है। अब आप EPS निकालोगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, की पर शेयर एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो वो आएगा इधर निकालोगे। जब आप अर्निंग आफ्टर टैक्स है यहाँ पे 2,80,000 अपॉन 3 लाख, तो ये आएगा 0.93 रुपीज़। सेकेंड केस में करोगे तो आएगा ये 2,10,000 अपॉन 2 लाख विल बी 1.05 रुपीज़। एंड इन थर्ड केस आप करेंगे तो ये आएगा 1,40,000 अपॉन 1 लाख विल बी 1.40 रुपीज़। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि थर्ड केस में सबसे ज़्यादा हमने इंटरेस्ट पे किया, तो आपका अर्निंग बिफोर टैक्स सबसे कम आया। टैक्स आपने सबसे कम दिया, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स भी सबसे कम आया, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे शेयर होल्डर सबसे कम है, तो उनका पर शेयर जो अर्निंग होगा वो सबसे ज़्यादा आएगा।
ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन कब तक चलेगी? एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी हमारे पास कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? इसे हम ROI भी कह सकते हैं। ROI का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो EBIT हमें गिवन है 4 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 14%। और हमें इंटरेस्ट का रेट दिया है 10%, यानी कि 14%। तो 14% आ गया हमारा ROI, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 10%, ठीक है। और 14% इज़ मोर देन 10%। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तभी ये फेवरेबल होगा कि अगर आप डेट को इंक्लूड करते हो तो आपका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ होगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ होगी। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, सपोज आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता 10% और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता 14%, तो उस केस में डेट को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल होता, आप लॉसेस में जा सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा एक एग्जांपल है, ये आपका बुक का एग्जांपल है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना और इसी पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। तो आई होप आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसकी प्रैक्टिस करना, और बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसके फैक्टर्स, और फिर फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल डिस्कस करके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।